नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बजट में टैक्स से जुड़े तमाम बदलावों को एक बार फिर से बताने और आपकी सही टैक्स प्लानिंग के लिए आज हम लेकर के आए हैं मनी गुरु टैक्स स्पेशल शो। बहुत से लोगों में टैक्स स्लैब को लेकर के अब भी कंफ्यूजन है, या फिर हो सकता है आप ये ना समझ पा रहे हो कि बजट में हुए बदलावों का मैक्सिमम फायदा आप किस तरह से उठा सकते हैं। तो चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मनी गुरु में हम करेंगे आपकी टैक्स प्लानिंग। हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट मनीष गुप्ता। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। और मनीष जी, ये जो 2.5 लाख और 5 लाख वाला ये मसला है, मुझे लगता है अभी तक सुलझ नहीं पाया है। बहुत से लोग एग्जम्पशन और रिबेट के बीच का जो फर्क है नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों को अभी भी ये लग रहा है कि दरअसल 2.5 लाख वाली जो लिमिट थी उसे बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। इसे थोड़ा आसान भाषा में बताएं। देखिए, आप समझ लीजिए, स्लैब में कोई भी चेंज सरकार ने नहीं किया है। यानी जो 2.5 लाख का स्लैब था वो आज भी 2.5 लाख है। फर्क सिर्फ ये है कि 5 लाख तक जिन लोगों की टोटल टैक्सेबल इनकम है उन लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना, चाहे वो जो भी टैक्स बने। जैसे किसी व्यक्ति की 4,90,000 इनकम बनती है और उस पर जो भी टैक्स बनेगा वो इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत उतनी ही रिबेट उसको दे दी जाएगी। इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब तो यह है कि आपका स्ट्रक्चर अभी भी 2.5 लाख है और आपको सेक्शन 139 में आज भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आवश्यकता है। यानी अगर किसी की इनकम जैसे 4 लाख रुपए है तो वो ये ना समझे कि उसको तो सारी इनकम माफ है, उसको कोई टैक्स नहीं देना, तो इसलिए उसे रिटर्न फाइल नहीं करनी। नहीं जी, पहले उसको रिटर्न फाइल करनी है। अपना 4 लाख पे जो टैक्स बनता है 2.5 लाख के स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स निकालना है, और जो टैक्स बनेगा वो 12,500 से अगर कम है तो उतने अमाउंट की के बराबर की रिबेट देकर टैक्स पेबल 0 हो जाएगा। यानी कि आपको फिर कोई भी टैक्स 5 लाख रुपए तक की इनकम पर नहीं देना है। तो फर्क को समझिए, स्लैब में कोई चेंज नहीं है, लेकिन 5 लाख तक की इनकम पर सचमुच कोई कर नहीं है। इसकी एक दूसरी फर्क यह भी समझें कि यह फायदा सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास लोगों को दिया गया है, अर्थात जिनकी सकल आय में से सब छूटें घटा दी जाएं, 80C की, 80D की, 80G की, या जो भी और डिडक्शंस है वो घटाने के बाद अगर उनकी इनकम 5 लाख से कम आ जाती है तो उनको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अर्थात जिनकी इनकम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या ज्यादा है उनको इस सेक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो बहुत ही आसान भाषा में आपको ये बात बताई गई। और देखिए, 5 लाख की जो बात की गई है वो दरअसल आपकी पूरी जो टैक्सेबल इनकम है वो है आपकी। ग्रॉस सैलरी की बात हम नहीं कर रहे हैं, टैक्सेबल इनकम आपकी 5 लाख होनी चाहिए। और मनीष जी, ये तो बात हुई उन लोगों की जो शायद इसका फायदा कुछ लोग उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन की अगर हम बात करें उसका फायदा तो सभी के लिए। ये जो 10,000 की लिमिट बढ़ाई गई है ये तो हर किसी के लिए है। निश्चित रूप से सबके लिए है। सभी का मतलब सभी सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए है। यानी जो दूसरे छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए यह सुविधा नहीं है। जितने भी सैलरीड लोग हैं उनकी इनकम में से सीधे सीधे ये अमाउंट अर्थात 50,000 रुपए घटा दिए जाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति की इनकम ग्रॉस टोटल इनकम अगर 6 लाख बनती है तो उसमें से सीधे सीधे 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन 16IA सेक्शन के आधार पर कम कर दिए जाएंगे। बिल्कुल। और स्टैंडर्ड डिडक्शन है क्या, ये भी एक बार फिर से बता दें। देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, ये बहुत पुराना सेक्शन है। आज से अगर हम 15 साल पहले की बात करें तो ये सेक्शन में 10,000, 15,000 की छूट मिला करती थी। उस समय इसका सेक्शन 16A हुआ करता था। दरअसल क्या होता था कि जब भी आप कंपेयर करें, कोई बिजनेसमैन होता था, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या मिडिल क्लास बिजनेसमैन हो, वो अपने बिजनेस के संबंधित आने जाने के, अपने कपड़ों के और इस तरह के छोटे मोटे खर्चे अपने इनकम टैक्स कंप्यूटेशन में डाल लेता था और उसका लाभ उठा लेता था। सैलरीड व्यक्तियों को इसका लाभ नहीं मिलता था। जैसे कोई सैलरीड व्यक्ति घर से ऑफिस आया गया, वो अपनी यूनिफॉर्म पहनता है, कपड़े धोता है, उन पर खर्चा करता, आने जाने में ऑटो से टैक्सी बस का खर्चा हुआ, उसका कोई लाभ नहीं मिलता था। तो सैलरीड एम्प्लॉइज को इसका एक मुश्त लाभ देने के लिए ये एक कैलकुलेशन बनाई और ये छूट देने की प्रथा शुरू हुई। उस प्रथा को बाद में बंद कर दिया गया,
क्योंकि उसके बाद क्या किया गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अलग बेनिफिट दे दिया गया और मेडिकल के लिए एक अलग बेनिफिट दे दिया गया, तो ये सेक्शन हटा दिया गया। लेकिन अब मोदी सरकार इस सेक्शन को लेके आई थी। जेटली साहब ने पिछले साल ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल रिइंबर्समेंट को हटाकर एक 40,000 रुपए की डिडक्शन कर दी, जिसको 50,000 करके 10,000 रुपए का सीधा सीधा बेनिफिट कर दिया गया है। देखिए, ये छूट सबके लिए है। जिसकी सैलरी 40 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, उसको भी 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। तो यानी यहां सीधे सीधे सभी को 3,000 रुपए का बेनिफिट इनकम टैक्स का हो चुका है। तो जो भी इनकम है आप उसमें से 50,000 घटा लीजिए। बिल्कुल। और देखिए, आपको बता दूं मैं कि आप भी अपने सवाल मनीष जी से पूछ सकते हैं। टैक्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो हम फेसबुक पर भी लाइव हैं, ट्विटर पर भी लाइव हैं। इन दोनों ही जगहों पर कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिख सकते हैं और सीधा जवाब मनीष जी आपको देंगे। मनीष जी, देखिए, हमने जो मध्यम वर्ग है उसकी बात कर ली। स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा हर किसी को होगा, चाहे गरीब हो या अमीर हो। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो ब्याज से आय मिलती है उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। खास करके जो सीनियर सिटीजन है वो इसके ऊपर ज्यादा आश्रित रहते हैं, क्योंकि बैंक में उनकी एफडी होती है, शायद पोस्ट ऑफिस में उनकी एफडी, और उससे मिलने वाली ब्याज पर ही उनका गुजारा चलता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी इस बार सरकार ने बजट में कुछ छूट दी है। 10,000 की जगह 40,000 अब टीडीएस की जो लिमिट थी वो बढ़ा दी गई है। तो इसे भी जरा बताएं। देखिए, आप समझें पहले तो इस सेक्शन की ना, इस लाभ के ना होने से परेशानी क्या थी। जैसे जो रिटायर्ड लोग हैं, चाहे वो सैलरी के एम्प्लॉयड होकर रिटायर्ड हुए हो, अपना बिजनेस करके काम बंद करके आराम करते हो, उन्होंने जैसे अपना कुछ पैसा जोड़ लिया, उनको ग्रेचुटी से आया, पीएफ से आया, उस पैसे की उन्होंने एफडी करा दी। अब देखिए, उनकी कोई और इनकम नहीं है। 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक की या 50,000, 60,000, 70,000 की उनकी इनकम होती थी बैंक की एफडी से। उसी इनकम से वो काम चलाते थे। इस पर टैक्स कट जाता था। टैक्स 10% कट जाता था। यानी अगर किसी को 40,000 रुपए ब्याज मिली तो उसका 4,000 रुपए टैक्स में चला जाता था। अब वो बेचारा इनकम टैक्स रिटर्न भरे, फिर उसमें अपना रिफंड क्लेम करे, और उसके बाद सरकार से हम 2, 4, 6, 8 महीने बाद, पहले तो ये समय बहुत लंबा होता था, 1-1 साल बाद रिफंड आता था, तो वो रिफंड का इंतजार करे। सरकार ने रिटायर्ड लोगों की इस परेशानी को समझा और उन्होंने कहा कि 40,000 रुपए तक हम टैक्स काटेंगे ही नहीं। इसके 2 फायदे हुए। एक तो सरकारी मशीनरी पर रिफंड के मांगने वालों की संख्या घट जाएगी। भाई, जिसका अब उनका टीडीएस नहीं कटा तो वो रिफंड भी लेंगे, क्योंकि सरकार को रिफंड में भी ब्याज देनी पड़ती है, तो सरकार का भी नुकसान था इसमें। उन्होंने पहले काट लिया और सरकार को तो कोई ब्याज का लाभ होने वाला है नहीं, और अब उनको इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है। तो सरकार ने अपना भी लाभ देखा और उनकी रिटायर्ड लोगों की परेशानियों को देखते हुए उन पर टीडीएस की लिमिट 10,000 से 40,000 कर दी। ये सीधे सीधे सेक्शन 194A में परिवर्तन करके अमाउंट बढ़ा दिया और इसका लाभ अब सबको हो गया। ये लाभ लेकिन सिर्फ रिटायर्ड को नहीं मिलेगा, सभी को मिलेगा। आजकल सभी लेडीज के सेविंग बैंक अकाउंट में 15,000, 20,000 इकट्ठे हो जाते हैं पूरे साल में, तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा, उनको रिलैक्स है। हाँ, ये इनकम है आपकी, आपको इस पर टैक्स देना है, तो साल के अंत में जब आप अपनी इनकम टैक्स कंप्यूटेशन बनाएंगे तो इंटरेस्ट भी जोड़ेंगे। आप ध्यान रखें कि टीडीएस का इनकम टैक्स से कोरिलेशन है, लेकिन आप उसे कर मुक्त आय न समझें। ये 40,000 की इनकम आपकी टैक्स फ्री इनकम नहीं है, ये आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम नहीं है। इस इनकम पर टीडीएस नहीं कटा है, बट आपकी इनकम है। आपको इसमें से जो सेक्शन 80 की जो डिस्काउंट डिडक्शन है वो मिलेगी। उसके बाद आपको बाकी पर टैक्स देना ही है, चाहे वो किसी भी स्लैब रेट का हो सकता है आप 5 लाख से नीचे हो तो आपका कोई भी टैक्स ना लगे, अगर 5 से ऊपर है तो आपका जो भी टैक्स एप्लीकेबल होगा वो लगेगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो ये जो गड़बड़ी हो रही है, 2 चीजों को लोग जोड़ करके जो समझ रहे हैं और इसकी वजह से जो गलतफहमी हो रही है उसी को दूर करने की फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं आज इस टैक्स स्पेशल शो में। और आप चाहें तो अपने सवाल पूछ सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, फेसबुक और ट्विटर पर कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिख सकते हैं। मरीज जी, इसके अलावा जो रेंटल इनकम है उस पर भी छूट का प्रावधान इस बार किया गया है, तो किस सेक्शन के अंतर्गत ये है? देखिए, वही बात कहूंगा, बिल्कुल उसी सेक्शन का सब सेक्शन 194I में क्या होता था, 2 तरह के लोग रेंट पर टीडीएस काटते थे। एक तो वो लोग जो इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं, जिन्होंने किसी की प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, जैसे मैं या आपने, हमने कोई रेंट पे हाउस या फ्लैट लिया हुआ है, और अगर हम उसको 50,000 रुपए रेंट या इससे ज्यादा रेंट चुकाते थे तो हमें उस पर 5% टीडीएस काटना होता था। वो सेक्शन था और आज भी वैसा ही है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। अब देखिए, अगर कोई कंपनी या फर्म
आपकी प्रॉपर्टी को किराए पर लेती है। सपोज आपका एक फ्लैट है और आपका फ्लैट किसी कंपनी ने लिया, तो पहले 15,000 रुपए प्रति माह या 1,80,000 रुपए सालाना, इस अमाउंट पर टीडीएस नहीं कटता था। देखिए, इनकम आपका रेंटल आपका टैक्सेबल है, लेकिन टीडीएस 1,80,000 तक नहीं कटता था। अब उस अमाउंट को बढ़ाकर 2,40,000 कर दिया गया है, जिसका अर्थ यह है कि अगर आपने 20,000 रुपए महीने पर अपनी कोई प्रॉपर्टी, मकान, दुकान या कुछ और प्रॉपर्टी अपने किराए पे उठाई है और अगर 20,000 रुपए तक रेंट आ रहा है, तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना है, टीडीएस नहीं कटेगा। आगे का पोर्शन सीधा सीधा सेम है। आप अपनी इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, अगर आपकी इनकम पे टैक्स बनता है तो देना है, नहीं बनता है तो नहीं देना है। अगर आपका टीडीएस कट गया है, आपका रेंट सपोज 20,000 से ज्यादा है, आपका पूरा रेंट 2,40,000 से ज्यादा आता है, तो आपका जो टीडीएस कट गया वो आपका एक तरीके से एडवांस टैक्स है, और जो कुल आय आपकी जो बनेगी उस पर जो भी टैक्स बनता है उसमें से इस टीडीएस के अमाउंट को एडजस्ट कर देंगे। अगर आपका टीडीएस अब भी बचा है तो आपको रिफंड मिलेगा, अगर कम पड़ा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब इन दोनों का गणित बिल्कुल एक जैसा है, चाहे आपकी ब्याज से आय हो रही है तब भी, आपकी रेंटल इनकम है तब भी, जो आपको छूट मिल रही है वो दरअसल टीडीएस के अंदर है। आपको क्लेम नहीं करना पड़ेगा, टीडीएस के लिए आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा इनकम टैक्स में जाकर के। मतलब आपको जो झंझट है उससे मुक्ति देने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से। ऐसा नहीं है कि अगर आपको उससे आय प्राप्त हो रही है और आप आ रहे हैं इनकम टैक्स स्लैब में, उसके बाद भी आप टैक्स ना भरें। तो ये जो गड़बड़ी हो रही है, समझने में जो लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, वो ना करें। और देखिए मनीष जी, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, तो चलिए उनका रुख कर लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रोहतक हरियाणा से श्याम सुंदर जी ने हमें फोन किया है। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में, बताएं सवाल क्या है आपका। नमस्कार मैडम। हेलो, नमस्कार मैडम। हाँ मैडम, ऐसे है, मैं हरियाणा गवर्नमेंट से रिटायर्ड एम्प्लॉई हूँ जी। हेलो हेलो जी जी, आवाज आपकी पहुंच रही है हम तक, बताएं सवाल क्या है। हाँ, मैं हरियाणा गवर्नमेंट से रिटायर्ड एम्प्लॉई हूँ, तो हमारे को कोई इंश्योरेंस तो हम कराते नहीं, तो हमारे को गवर्नमेंट रिमबर्समेंट करती है इंडोर कीजिए। तो मेरे को कैंसर की तकलीफ हो गई थी, तो मैंने अपना इलाज करवाया, ऑपरेशन करवाया, तो मेरा 3,75,000 खर्चा आ गया जी। तो उसका गवर्नमेंट ने मेरे को रिमबर्समेंट किया जी 3,09,000 रुपए जी। तो मैंने जब अपने सीए से जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए कहा, तो जो रिबेट मिलती है कैंसर पेशेंट को 40,000 कहते हैं नॉर्मल मिलती है, और सीनियर सिटीजन को 60,000 मिलती है। आई हैव बिकम सीनियर सिटीजन, 63 ईयर्स मेरी एज है। तो वो कहता है आपको इसका रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको रिमबर्समेंट पहले ही ज्यादा मिल गया है 60,000 से ऊपर। तो इसके लिए मेरे को क्लैरिटी चाहिए कि क्या मेरे को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आपको बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगा। आप अपने सीए को कहें कि कृपया सेक्शन 80DD का लाभ लेते हुए मुझे छूट दिलाएं, और इसमें बिल्कुल भी समस्या नहीं है, आपको पूरा लाभ मिलेगा। हाँ, वो तो सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि तो आपको 60,000 से ज्यादा मिल गया है। आप इसे नोट कर लें। हाँ जी। नहीं देखिए, उसमें क्या है, उसमें हाँ 80DD में आपको जो डिडक्शन है वो आपके खर्च किए हुए अमाउंट पर मिलेगी, इसलिए आपको ये बेनिफिट पूरा अलाउड हो जाएगा। तो सर, ये मैंने 1 जनवरी को कराया था ऑपरेशन। हेलो, 1 जनवरी जी। तो मैंने 19 को जब ये रिटर्न 1 जनवरी 18 को कराया था। अच्छा, तो उसकी लेकिन तो मेरे को जो पेमेंट मिली है ना, मेरे को डिपार्टमेंट से जो पेमेंट मिली है ना सर, वो मेरे को 5वें-6वें महीने में मिली है। मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भर दी है क्या? हाँ जी, मैंने भर दिया, मेरे को फाइनल भी होगी सर, 143 में फाइनल भी होगी है। लेकिन वो मेरे को उसकी जो पेमेंट मिली है ना सर जी, नहीं, मेरे को जो उसकी रिमबर्समेंट मिली है ना डिपार्टमेंट से, वो मेरे को मई में मिली है, मतलब इस साल मिली है पेमेंट। खर्चा तो मेरे पिछले साल हो गया, लेकिन पेमेंट मेरे को इस साल मिली है। नहीं, यहाँ खर्चे करने से आप उस साल की रिटर्न भर चुके हैं, तो अब ऐसे में इसका लाभ हम भर लेने के लिए हमें रिवाइज रिटर्न करनी पड़ेगी। लाभ आपको मिल जाएगा। आपको रिम्बर्समेंट कब मिला है,
इस बात से डिपार्टमेंट को कोई ताल्लुक नहीं है। आपने खर्चा जब किया है तब ताल्लुक है। आपको रिवाइज रिटर्न भरना होगा और उसके बाद आपकी जो परेशानी है वो सॉल्व हो जाएगी। और आपको किस सेक्शन के अंतर्गत छूट मिली है ये भी मनीष जी की तरफ से बताया गया। और मनीष जी, अगले कॉलर भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं तो उनका रुख भी कर लेते हैं। हमें सूरत गुजरात से फोन आया है राजेश उत्तम जी का। स्वागत है सर शो में आपका, सवाल बताएं। नमस्कार मैडम। हेलो। नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम। मैडम ये मेरा सवाल ये था कि एक्चुअली मेरे को अपने एल्डर ब्रदर का HF क्रिएट करना है। हेलो। ठीक है। उसके लिए अगर मैं उनको 3 लाख का बाय चेक अगर कोई गिफ्ट देता हूँ तो उसके पूरे पे उनको एग्जम्पशन मिलेगा या आफ्टर 2.5 लाख टैक्सेबल होगा? नहीं, आप HUF क्रिएट करना चाहते हैं? हाँ जी, ब्रदर का HF क्रिएट करना है। नहीं, तो HUF क्रिएट करने के तो रास्ते दूसरे हैं। उसके लिए आप उनके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के परिवार की आपको चर्चा करनी पड़ेगी, जो हमारा आज का विषय नहीं है। हम इसको लें क्या अभी? शॉर्ट तो हाँ, तो उसके लिए क्या है, आप उनको कोई गिफ्ट उनकी फैमिली को अगर मिलता है तो उससे HUF क्रिएट हो जाएगा। आप अपना उनका पैन कार्ड अप्लाई करिए सबसे पहले HUF का, जिसमें डेट ऑफ मैरिज को डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मान के करिए। ठीक है। चेक से गिफ्ट देके नहीं क्रिएट कर सकते? हाँ, गिफ्ट देके भी कर सकते हैं। तो वो कॉर्पस में जाएगा ना, बट क्रिएट करने के लिए आपको पैन कार्ड तो अप्लाई करना पड़ेगा ना। एंटिटी क्रिएट, अपनी HUF की एंटिटी बनाने के लिए आपको पैन कार्ड सबसे पहले अप्लाई करना होगा, उसके बाद आप गिफ्ट लें। चलिए, आपके सवाल का जवाब मुझे लगता है आपको मिल गया होगा। और जिस तरह से मनीष जी ने बताया वैसे आप करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं मनीष जी। इसके पहले हम रेंट की बात कर रहे थे और रेंट से होने वाले आय की हम बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं क्योंकि नोशनल रेंट का भी जो प्रावधान था वो कुछ हद तक खत्म किया गया है। एक घर आपके पास है और दूसरा घर अगर रेंट पे आपने नहीं दिया है तब भी आपको नुकसान ही होता था। इस बार के बजट के बाद वो चीजें कुछ हद तक सॉल्व हो गई हैं। तो नोशनल रेंट क्या है, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। देखिए, सही मायने में मैं ये कहना चाहता हूं कि बजट का अपर मिडिल क्लास के लिए ये सबसे बड़ा गोल्डन तोहफा है। होता क्या था कि जैसे किसी एक व्यक्ति के पास अपना एक मकान है जिसमें वो रहता है और दूसरा मकान उसने और खरीदा है जिसपे उसने या तो वो किराए पर चढ़ा दिया या उसमें खुद रहता है। आमतौर पर ऐसी स्थिति बहुत सारी जगह होती थी कि एक मकान में वो खुद रहता है, एक में अपने माता पिता को या छोटे भाई बहन को या कोई रिश्तेदार रह रहा है, या उसने किसी को ऐसे ही रेंट पर छोड़ रखा है, या वो किराए पर उठ ही नहीं रहा, खाली पड़ा है। अगर वो मकान या तो अपने घर परिवार में किसी को दे रहा हो जिससे उसे किराए की प्राप्ति नहीं हो रही हो, या खाली पड़ा है, किराया नहीं हो रहा, तो इनकम टैक्स के कानून ये कहते थे कि उस पर उस मकान की स्थिति के आधार पर जो भी नोशनल रेंट बनता है उसको इनकम मानकर उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और देना पड़ेगा। तो जैसे मेरे पास 2 मकान हैं, हाँ। तो मैं एक मकान में रहता था और एक मकान मेरा खाली पड़ा था, तो मुझे उस पर भी टैक्स देना पड़ता था, जबकि उस मकान से सच में कोई आय नहीं थी। बिल्कुल। तो आप ये जो आपको घाटा हो रहा था वो अब थोड़ा शायद कम होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा नहीं, वो तो खत्म ही हो गया ना, वो घाटा ही खत्म हो गया। जी बिल्कुल। सारे कॉलर जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, तो उनका रुख कर लेते हैं। काफी देर से लाइन पर बने हुए हैं वो। नारायण भरत ने फोन किया, मुंबई से कॉल किया है उन्होंने। स्वागत है सर शो में आपका, सवाल बताएं अपना। गुड आफ्टरनून मैडम, थैंक यू। हेलो हेलो। जी जी जी, आवाज पहुंच रही है आपकी, बताएं। वेरी गुड इवनिंग। नारायण भट्ट, नॉट नारायण भरत। ओके। अच्छा, माफ करें जी। हाँ, सो आई हैव गॉट अ सेकंड फ्लैट, आई हैव गिवन ऑन रेंट, अर्निंग अबाउट 3.3 lakhs or 3.25 lakhs or something like that. तो 2,40,000 का मेरे को कैसा फायदा होगा? देखिए, आपके पास अगर एक हाउस के अलावा दूसरा हाउस, फ्लैट या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है और अगर आपने वो रेंट पे दी हुई है, फिर तो आपको एक्चुअल इनकम हो रही है। अगर आपको एक्चुअल रेंटल इनकम हो रही है तो आपको इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। आपको उस एक्चुअल रेंट पे जो आपकी कमाई है उस पर आपको कैलकुलेट करके टैक्स देना है। अगर आपका रेंट, अगर सपोज आप उसको आपने अपने भाई को या अपना सेकंड हाउस बना के रखा हुआ जिस पर आपको एक्चुअल में कोई रेंट नहीं आ रहा है, तो आपको पहले रेंट देना पड़ता था, वो नहीं चुकाना है। तो आपको अगर रेंट मिल रहा है तो आप टैक्स देना है, अगर रेंट नहीं मिल रहा है तो टैक्स नहीं देना है।
समानता का व्यवहार सरकार ने लाने की कोशिश की है। आपके केस में आपको रेंट मिल रहा है तो कृपया उस पर टैक्स दीजिए। हाँ, ये भी एक इस फोन लाइन के जरिए ये भी एक कंफ्यूजन जो था वो दूर हो गया कि अगर आपको आय मिल रही है, चाहे वो कहीं से भी हो रही है आय, और अगर आप उसके दायरे में आ रहे हैं तब तो आपको टैक्स देना है। आपका जो भी टैक्स स्लैब बनता है उसके हिसाब से आपको देना है। तो ये जो तमाम चीजों को लेकर के कंफ्यूजन है वो मेरे ख्याल से धीमे धीमे दूर भी हो रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर मनीष जी, क्योंकि 1 साल के लिए उसकी अवधि भी बढ़ा दी गई। अगर अभी तक आपने इसका फायदा नहीं लिया है तो अभी आपके पास 1 साल का वक्त बढ़ा दिया सरकार ने। जी जी, देखिए ये सेक्शन पे इंडिविजुअल को बहुत इंपैक्ट नहीं है। ये बेसिकली इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट आएगा इंडिविजुअल्स को, कि जहां बिल्डर को प्रेशर नहीं है कि अगर उसका मकान खाली पड़ा है तो उसको नोशनल रेंट की कॉस्ट नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मकान सस्ते होंगे। तो सीधे सीधे ये बिल्डर लॉबी के लिए को रिवाइव करने की, बेनिफिट देने की कोशिश की है और एक बड़ा लाभ है। कई बार उनकी इन्वेंट्री बिक नहीं पाई है, अब वो क्या करें, उनको तो रेंटल भी देना है, यानी जो उनका फ्लैट बिक गया, बिका नहीं, उस पर रेंट देना पड़ रहा है, उन्हें रेंट पर टैक्स देना पड़ रहा है। उसे बचाने के लिए ऐसा किया है। इंडिविजुअल और एचयूएफ को इस पर कोई लाभ नहीं होगा डायरेक्टली। इनडायरेक्टली फ्लैट्स की कीमत थोड़ी घटेंगी तो इसका फर्क आएगा। एक चीज यहाँ पर और मैं समझना चाहूंगी, पहले क्या होता था कि एक घर मेरे पास है, क्योंकि ज्यादातर ये फैमिली में होता था, पिता के पास एक घर है, वो उसको बेच करके अपने 2 बेटों को देना चाहता है कि प्रॉपर्टी में कोई झगड़ा भी ना हो और मैं दोनों बच्चों के बीच बंटवारा भी कर दूं, लेकिन दूसरे घर पे टैक्स देना पड़ता था। अब ये भी समस्या हल हो गई है इस बार के टैक्स में। नहीं, देखिए आप जो बात आपने शुरुआत की वो इस तरह के से थी कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक मकान है और वो उस मकान को बेचकर दूसरा मकान कहीं और लेना चाहता है, तो पहले मकान के बेचने पर उसकी जो कॉस्ट को कंपैरिजन करके कैपिटल गेन होता था, उस पर एक मकान लेने पर टैक्स बच जाता था। ये व्यवस्था अभी थी और है भी। इसको सेक्शन 54 में 54 में इसको देखा जाता था। अब इस बार सरकार ने क्या किया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो एक मकान को बेचकर 2 मकान लेना चाहे, और उस जैसे एक में वो स्वयं रह ले और एक अपने बेटे के लिए या 2 बेटों के लिए 2 मकान कर दे, तो पहले ये फैसिलिटी थी ही नहीं। यानी एक मकान का ही बेनिफिट वो टैक्स बचाने के लिए ले सकते थे, 2 मकान का नहीं ले सकते थे। इस बार वो बेनिफिट उन्होंने 2 मकान के लिए कर दिया है, और लेकिन इसकी समय सीमा 2 करोड़ कर दी है, और आप जिंदगी में ऐसा सिर्फ एक बार कर पाएंगे। मैं इसको एग्जाम्पल समझाता हूं, ये बहुत काम की चीज है, इसको आप बहुत ध्यान से समझें। देखिए, जैसे किसी व्यक्ति ने एक फ्लैट आज से 10 साल पहले, सब अंदाजा लगाइए, 10 लाख का खरीदा या 20 लाख का खरीदा, और आज वो उस फ्लैट को 1.5 करोड़ का बेचता है, तो उसको इंडेक्सेशन करने के बाद मानिए 1 करोड़ का फायदा है। अब अगर वो इस 1 करोड़ से दूसरा एक फ्लैट खरीद लेता है तो पूरे अमाउंट का इनकम टैक्स माफ हो जाता था। सेक्शन 54 ये यानी सेक्शन 54 ये कहता है। ठीक है। अब इसी 1 करोड़ में अगर वो 50-50 लाख के 2 अलग अलग फ्लैट खरीदा है, तब भी ये बेनिफिट मिल जाएगा। ये लाभ सरकार ने इस बार से दे दिया है। चलिए, और शो में फिलहाल के लिए तो समय इतना ही है हमारे पास मनीष जी, लेकिन बहुत जो जटिल समस्या टैक्स की थी और स्पेशली इस बार के बजट के बाद जो असमंजस लोगों के दिल में था, उसे इतनी अच्छी तरीके से, इतने इजी तरीके से, इतने आसान शब्दों में समझाने के लिए बहुत शुक्रिया, और वक्त निकालने के लिए मनी गुरु में आने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल के लिए मनी गुरु में बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।